सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ब्रज मोहन जोशी। तो आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो उस इन्फॉर्मेशन को शुरू करने से पहले, जैसा आप सब लोगों को पता है कि अगर आप फ्री मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट बात करेंगे CET का जो एग्ज़ाम है इसके पैटर्न के बारे में, यानी कि इसका पैटर्न क्या होगा और इसको प्रिपेयर कैसे करना है, यानी कि हाउ टू प्रिपेयर, यानी तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो इसके हम लोग पूरे पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो पैटर्न है इसका, ये एक्सपेक्टेड पैटर्न है, ठीक है ना। और यही पैटर्न रहेगा एक्सपेक्टेड पैटर्न, क्योंकि जनरली क्या क्या पूछेगा उसमें। तो देखिए, CET जो है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम कंडक्ट कौन करवाएगा। ठीक है ना। अब एग्जाम कंडक्ट कौन करवाएगा, ये तो एस्पिरेंट्स को उतना मतलब नहीं है, लेकिन जहां तक हमें लग रहा है या तो इस एग्जाम को IBPS कंडक्ट करवा सकता है या CBSE को बोला जा सकता है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। हालांकि CBSE के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्स का लोड है तो पॉसिबिलिटी कम है। या SSC इस एग्जाम को कंडक्ट करवा सकती है, या फिर IBPS, RRB और SSC तीनों मिलके एक अलग से एजेंसी बना सकते हैं एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली। ठीक है ना। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी ही हो सकती है। ठीक है, अगर बहुत अर्जेंट बेसिस पे करवाना है तो फिर सबसे ज़्यादा केपेबल जो बॉडी है वो IBPS है। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी कंडक्टिंग एजेंसी होगी उसमें तीनों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, IBPS के भी, RRB के भी और SSC के भी। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका कॉमन पैटर्न क्या होगा और उसकी तैयारी कैसे करनी है, कि क्या कोई चेंज आएगा, पैटर्न क्या होगा। ठीक है ना। और क्या कुछ अलग तैयारी करनी होगी, यानी कि जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं। क्योंकि देखिए, इसके अंदर जो एग्जाम्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि ग्रुप B और C। क्लियर। रेलवे और SSC, बैंकिंग, IBPS। क्लियर है कि नहीं। अब हम तीनों के सिलेबस को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कॉमन सिलेबस क्या क्या आता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो यहां पर है SSC, यहां पर है रेलवे और यहां पर है IBPS। ठीक है ना। अब IBPS में सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन SBI पार्टिसिपेट नहीं करता है। SBI अपना एग्ज़ाम अलग से करवाता है। ठीक है ना। तो ये देखना होगा कि इसमें SBI शामिल होता है या नहीं होता है। जहाँ तक, क्योंकि पहला स्टेज का एग्ज़ाम है तो मुझे लगता है कि शायद SBI भी शामिल हो सकता है, लेकिन वो मैं कंफर्म अभी नहीं कह सकता हूँ। अब देखिए, तीनों के पैटर्न को अगर आप देखिए कि क्या क्या तीनों में पूछा जाता है प्रिलिमिनरी स्टेज में। तो SSC के अंदर मैथ्स यानी कि क्वांट आती है, रीजनिंग आती है, GK और GS आता है और इंग्लिश आती है। इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादातर काम इंग्लिश में ही होता है। रेलवे के अंदर क्वांट आता है, यानी कि मैथ्स आती है,
रीजनिंग भी आती है, जीके जीएस भी आता है, लेकिन इंग्लिश नहीं आती है रेलवे के अंदर। ठीक है ना, जो रेलवे का मैं बता रहा हूँ, जो एनटीपीसी है, नॉन टेक्निकल जो पोस्ट होती है। उसी तरह से अगर बैंकिंग देखें तो बैंकिंग में क्वांट है, रीजनिंग है, और जीके जीएस यानी कि करंट जीएस का पार्ट कम होता है, ठीक है ना, और इंग्लिश बहुत जरूरी है बैंक्स में। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आप देख रहे हैं कि सिलेबस लगभग कॉमन है तीनों एग्जाम्स में। क्लियर? इंग्लिश नहीं है रेलवे में। अब देखिए बैंकिंग में क्या होता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो मैथमेटिक्स के बदले, मतलब मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन अरिथमेटिक पे या डीआई पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है ना, इधर प्योर मैथमेटिक्स पे फोकस किया जाता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। ठीक है ना, तो इनका जो कॉमन सिलेबस बनता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पैटर्न बनेगा नया वाला पैटर्न, उसके अंदर 4 सेक्शन ही रहेंगे। ठीक है ना, तो ये आपने तीनों को कंपेयर कर लिया। अब हम देखते हैं कि सीईटी के अंदर क्या रहेगा इनमें से। ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कि सीईटी के अंदर क्या क्या हो सकता है। देखिए अब सीईटी के अंदर क्या होगा, सीईटी के अंदर क्वांट, रीजनिंग, जीके जीएस और इंग्लिश। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है कि इंग्लिश का पेपर कंपलसरी नहीं होगा, यानी कि जो बच्चे बैंकिंग और एसएससी के लिए जाना चाहते हैं उन्हीं के लिए चॉइस होगी इंग्लिश का एग्जाम देने की। क्लियर है कि नहीं है? और वो जो बच्चे रेलवेज के लिए जाना चाहते हैं वहां पर इंग्लिश देने की उनको जरूरत नहीं होगी। ये जो एग्जाम होगा ये 12 लैंग्वेजेस में होगा अभी तक जो संभावित है। ठीक है ना, एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी तीनों के उससे ये बॉडी बन सकती है, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अब मैं क्या लेके चल रहा हूं कि जैसे 50 क्वेश्चंस, 50 और 50, यानी कि टोटल 2 घंटे का पेपर में एक्सपेक्ट यहां पे कर रहा हूं 200 मार्क्स का, जो एसएससी सीजीएल का पैटर्न होता है। ठीक है ना, और जो सिलेबस है इसका, ठीक है ना, तो मैथ्स के अंदर अभी भी अरिथमेटिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इसके अंदर नहीं रहेगा, यानी कि मैथ्स के अंदर ट्रिग्नो नहीं आएगी जहां तक मुझे लगता है, जो इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नो। ठीक है ना, और हो सकता है कि एलजेब्रा भी ना आए, यानी कि जो एसएससी सीजीएल में जो पूछे जाते हैं हायर मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि ये चीजें इसके अंदर नहीं रहेंगी। ठीक है ना, वैसे इंग्लिश के अंदर जो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये जो एक्टिव पैसिव पूछा जाता है एसएससी मींस में, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछा जाता है, ये भी शायद स्टेज 1 के अंदर नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि इसके लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा इसमें यहाँ पर अरिथमेटिक, रीजनिंग, ठीक है ना, और जीके जीएस में भी मुझे लगता है कि स्टैटिक वाला पार्ट कम रहेगा, ज़्यादातर करंट पे फोकस रहेगा। स्टैटिक भी रहेगा, लेकिन जिस तरह से एसएससी में स्टैटिक पूछा जाता है वो नहीं, क्योंकि आपने बैलेंस करना है, बैंकिंग वालों के लिए भी करना है, तो वो उनके लिए फ़ायदा नहीं है। तो कुछ इस तरह का पैटर्न यहाँ पे हो सकता है, जिसके अंदर प्रीलिम्स लेवल पे हायर मैथमेटिक्स ना आए, इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना पूछे वो शायद, क्योंकि वो अगले स्टेज में पूछेगा सिंपल, वो जैसे एग्जाम में होता है नॉर्मल कॉम्प्रीहेंशन पूछता है। ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, एरर डिटेक्शन है, कुछ इस तरह से ये एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है ना, तो ये इसका संभावित है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब इसमें आप स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहेगी पढ़ने की,
तो जो मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, एक्टिव, पैसिव ये नहीं रहेगा, इनको आप अभी साइड में रख लीजिए। ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो तब आपको पता चलेगा। क्लियर? लेकिन इसके अलावा आपको तैयारी बिल्कुल वैसी रखनी है। अब देखिए, अब सबसे सिंप्लीफाई हो चुका है कि अब जैसे बैचेस भी बनते थे, जैसे कोई पढ़ रहा है रेलवे के लिए, कोई पढ़ रहा है सीजीएल के लिए, कोई पढ़ रहा है बैंकिंग के लिए। तो एक फ़ायदा तो ये है, अभी अगर ये एग्ज़ाम ये ढंग से रोल आउट होता है तो आपको एक ही एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब हर बच्चा पहली स्टेज पे एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करेगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की। ठीक है ना? तो कन्फ्यूजन क्लियर। ठीक है, सबको वही पढ़ना है, चाहे आप बैंक दो, चाहे रेलवे दो, चाहे एसएससी दो। ठीक है, तो पढ़ना अभी भी वही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, जीके जीएस भी करना पड़ेगा और इंग्लिश भी करनी पड़ेगी अगर आप रेलवे नहीं देना चाहते तो फाइनल मुझे लगता है कि जब स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा तो अलग अलग एजेंसीज अपनी अलग से नोटिफिकेशन निकालेंगी। जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जाम हो गया साल में 2 बार और 200 नंबर का हुआ। मान लीजिए आपके 200 में से 130 मार्क्स आ गए, सपोज। क्लियर है कि नहीं है? तो अब क्या होगा, अब आपका स्कोर आपके पास आ चुका है, साल में 2 बार है, जो आपका बेस्ट स्कोर है वो आपने लेना है। 3 साल तक उसकी वैलिडिटी है, मतलब 3 साल के अंदर 6 एग्जाम होंगे, क्योंकि साल में 1 बार होगा। तो उन 6 एग्जाम्स में से आप कोई भी बेस्ट अपना चुन सकते हैं। विदिन 3 ईयर्स उसकी वैलिडिटी रहेगी। ठीक है ना? तो मतलब आपने अब उसके बाद क्या होगा कि इनके नोटिफिकेशन आएंगे, इन एग्जाम्स के नोटिफिकेशन। मान लीजिए एसएससी ने निकाला, अब मान लीजिए एसएससी ने अपने टियर 2 के लिए कट ऑफ निकाली, सपोज 120 मार्क्स, तो आपकी 130 थे, आप क्वालिफाई हो गए। तो फिर एसएससी के एग्जाम दोगे, वहां पर फिर उनका अपना एग्जाम होगा टियर 2 और टियर 3 का, जिसमें वो लोग मैथमेटिक्स और इंग्लिश पूछते हैं और टाइपिंग वगैरह करवाते हैं। रेलवे का अपना अलग होगा और बैंकिंग का अपना अलग होगा, साथ में इंटरव्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि यही पैटर्न इसके अंदर बोला गया। तो इसका मतलब क्या है कि आप पहले स्टेज में सबको ये एग्जाम देना है और उसके बाद जो है अगली स्टेज की तरफ आपने प्रोसीड करना है। तो मतलब क्या है, अभी भी आपने मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये तीनों तो आपको करने ही पड़ेंगे। और जितने भी बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं वो इसको करते ही हैं। हाँ, जो रेलवे वाले हैं उनके वहाँ पर इंग्लिश का स्कोर नहीं देखा जाएगा। तो अगर आप स्पेसिफिकली रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत शायद वहाँ पे नहीं पड़ेगी, आप अंग्रेजी को स्किप कर दीजिए, मेरिट में वो इंक्लूड नहीं होगा। तो यही मुझे बताना था कि ऐसा कोई खास चेंज एग्ज़ाम के अंदर, एग्जामिनेशन के पैटर्न के अंदर नहीं हुआ है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर वैसे ही होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। 50-50 क्वेश्चन से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, हो सकता है कम हो जाए, 40-40 हो जाए, लेकिन मिनिमम इतना रहेगा 2 घंटे का। ठीक है ना? और यही पूछा जाएगा प्रीलिम्स में आपकी बेसिक एबिलिटी को चेक करने के लिए। समझ में आएगी नहीं है? और इसमें यह रहेगा कि कंपटीशन यहीं से ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि वैसे बोल तो रहे 5%, लेकिन मुझे लगता है टोटल 100% में से सिर्फ 10 या 15% स्टूडेंट्स को स्टेज 2 के लिए भेजा जाएगा। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या होगा, जो सिस्टम बनेगा उसके अंदर ऑलरेडी आपकी एक प्रोफाइल होगी। ठीक है ना? उस प्रोफाइल के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक टाइम पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसमें आपने डालने होंगे अपने स्कैन करके, तो आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी और ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको एक नंबर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम वो नंबर लिंक्ड अप होगा बैंक से भी, रेलवे से भी, आईबीपीएस से भी। तो आपका जो स्कोर है उसके नेक्स्ट टाइम नोटिफिकेशन आएंगे तो आप जैसे ही वहाँ पर अपना रोल नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके स्कोर, बेस्ट स्कोर को पिकअप कर लेगा और आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये इसका संभावित पैटर्न है। तो कहने की बात क्या है कि मैथ्स एज इट इज रहेगी, अरिथमेटिक वाला पार्ट प्रैक्टिस करते रहें, रीजनिंग भी प्रैक्टिस करते रहें, करंट पढ़ते रहें, क्योंकि इसके अंदर जो ज़्यादातर फोकस रहेगा वो करंट के ऊपर फोकस रहेगा। और इंग्लिश आपने करनी है। इंग्लिश में अभी एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ ना जाएं, क्योंकि वो जनरली सिर्फ एसएससी में ही पूछे जाते हैं, बाकी एग्जाम्स में उनका उतना मोटिव नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, ये सब आप कर सकते हैं। तो ऐसी तैयारी करते रहें। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।